बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 का ऐलान कर दिया है। जुलाई से इसका इंप्लीमेंट होना है और हैरान कुन तौर पर ए कैटेगरी जो है वो गालिबन पहली मरतबा ये पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में ए कैटेगरी ही ख़त्म कर दी गई है कि कोई भी क्रिकेटर कोई भी प्लेयर इस काबिल नहीं समझा पीसीबी ने कि वो ए कैटेगरी में लाया करे। ए कैटेगरी में बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी हुआ करते थे। बाबर आजम एक लंबा अरसा ए कैटेगरी में रहे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये वो तमाम प्लेयर जो हैं ए कैटेगरी ख़त्म करके ए कैटेगरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बी कैटेगरी में शिफ्ट कर दी है और प्लेयर्स की तादाद में इजाफा किया गया। टोटल 30 प्लेयर्स कैटेगरीज में शामिल किए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और इसमें बी, सी और डी कैटेगरी। और एक और हैरान कुन तौर पर बात यह सामने आई कि शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान हैं उनको सी डी कैटेगरी में रखा गया, बिल्कुल लास्ट कैटेगरी में शान मसूद को रखा गया। और एक दो और ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिजर्व करते थे यहां पर आना, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो जगह बनाने में नाकाम रहे। लेकिन शादाब खान हैरान कुन तौर पर अगेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ऑल्दो क्रिकेट खेलें या ना खेलें, लेकिन वो जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहेंगे। तो बहरहाल अब 20 लाख की बजाय 25 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, ये मैं आपको प्राइज मनी बता देता हूं स्टार्ट में। जबकि डी कैटेगरी में ये बात हो रही बी की, और डी कैटेगरी को अब 12 लाख की बजाय 15 लाख रुपया मिलेंगे और इसी तरह 100 ऑन जितनी भी आगे कैटेगरीज हैं। बहरहाल इस सारी सूरत पर बात करनी। इसके अलावा जो अगला मेन टॉपिक है वो है जी एशिया कप और भारत का स्क्वाड। ना करते भी ये भारतीय सरकार जो है वो मान गई और अब उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। एशिया कप के हवाले से सूर्या कुमार यादव जो हैं वो इसकी कप्तानी करेंगे और जो शुभमन गिल हैं वो वाइस कप्तान होंगे। इस पर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात चल रहे हैं टाई नेशन सीरीज को लेकर, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अहमद सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद सईद साहब, ए कैटेगरी को पहली मरतबा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, बी, सी और बाबर आजम एक अरसा दराज के बाद हमें बी कैटेगरी में नजर आ रहे हैं। शायद वो अपने मौलेदारों को यही कहें कि देखो जी मेरे से ऊपर कोई कैटेगरी तो नहीं है ना, ठीक है ना, तो मैं अभी भी ए में ही हूं, पर वो ए शुरू बी से हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब रिजवान और शाहीन भी सबको ये कहेंगे कि ए ही बी से शुरू हो रहा है, हम बी कैटेगरी में नहीं है, हम ए में ही हैं। क्या वजह है वैसे? देखें, सबसे पहले तो मतलब अब जब आप एक एनालिसिस करने बैठते हैं, एनालिस्ट के तौर पर आप चीज़ों को जब एनालाइज करते हैं तो फिर जाहिर है कि आप उसकी निटी-ग्रिटीज़ के अंदर जाते हैं, उसके प्लस देखते हैं, उसके माइनसेस देखते हैं, उसकी जो एडवांटेजेस जैसे वो सारा कुछ आप उसका देखते हैं। हम जब इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आज अवार्ड किया है पीसीबी ने, और इसके अगर हम प्लस और माइनसेस बनाने बैठते हैं तो इसमें हमें जो माइनस का खाना है वो ज़रा ज़्यादा हैफ्टी नज़र आता है, ज़्यादा हैवी नज़र आता है। इसमें आपने शादाब खान की अभी बात कर दी थोड़ी देर पहले। मैं बाबर आजम के ऊपर आता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया है। शादाब खान की आपने बात की है, तो शादाब खान को जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, साथ उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अच्छा। कि परफॉर्मेंस अवॉर्डेड फॉर 5 प्लेयर्स। अच्छा। उन 5 प्लेयर्स में कौन कौन है जी? अबरार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान। अच्छा। आप मुझे बताएं, पिछले 12 महीने में पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर आप भी बहुत गहरी निगाह रखते हैं, हम भी यहाँ मतलब शो कर रहे हैं, अक्सर हम भी इन चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं। पिछले 12 महीने में कौन सी ऐसी कारकर्दगी है शादाब खान की जिसकी बुनियाद पर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन मिली? 2 दफा इंजर्ड हुए और क्या कारकर्दगी दिखाएं? और जो डीमोशंस हुई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, उनकी अगर कारकर्दगी का हम जायजा लें और उसका अगर हम कंपैरिजन करें शादाब खान के साथ, तो जो बेचारे डीमोट हुए ना उनकी कारकर्दगी फिर भी शादाब खान से बेहतर निकलेगी। लेकिन शादाब खान अपनी जो बी कैटेगरी है उसको रिटेन रखने में कामयाब हो गए हैं, हालांकि वो एक मरतबा फिर इंजर्ड हो गए हैं और उसके बाद जो है वो एशिया कप से बाहर होने का उनके इम्कानात है। मैं बता दूं वो 4 जो बातें, जो फैक्टर्स होते हैं जिनको सामने रख के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, ये इन लोगों ने बनाया होगा, उन्हें पता भी है इस बात का या नहीं है, इसलिए मैंने कहा चलो रिवाइज करवा देते हैं एक दफ़ा सबक। नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 2 फिटनेस, दूसरे नंबर पर परफॉर्मेंस के बाद फिटनेस आती है। शादाब खान की ना परफॉर्मेंस है ना उनकी फिटनेस है, और तीसरी चीज है कि रोल विद इन द टीम, जो आपने टीम बनानी है फ्यूचर की अगले 12 महीनों की, उसमें प्लेयर का क्या रोल होगा। तो जब परफॉर्मेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो रोल कहां से आएगा? और चौथी बात जो इसमें होती है वो होती है प्लेयर की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें शादाब खान हमें नजर आते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट भी उन्हें खेली, सीजन भी खेला उन्हें काज़म ट्रॉफी का, लेकिन उसमें भी एक मैच में 5 आउट करने के बाद हमें कोई ऐसी कारकर्दगी उनकी वहां पर भी नजर नहीं आती जिसकी वजह से शादाब खान को ये मिलना चाहिए, कैटेगरी बी उनको रिटेन रहनी चाहिए। अब आ जाए बाबर आजम के ऊपर। ठीक है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान,
ये दो प्लेयर हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि इनकी जो तनख्वाह है वो 20-20 लाख रुपए जो है वो कम हो गई है। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त निशानदही आपने कर दी है कि न सिर्फ पीसीबी की तारीख में बल्कि मेरी जो नॉलेज है क्रिकेट की उसके मुताबिक किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर साइन करते हैं, उसमें वो हमेशा कैटेगरी ए से ही स्टार्ट होते हैं। शायद इस दफ़ा कोई इन्होंने एबीसी का कायदा तब्दील किया, उसमें से ए निकाल के बी से जो है उन्होंने कायदे को शुरू किया है, तो हमारी जो एबीसी है वो अब बी से शुरू हुआ करेगी। ए कैटेगरी में प्लेयर्स को ना रखने की वजह यह है कि पीसीबी के ख्याल में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसकी कारकर्दगी अबव पार रही हो और वो ए कैटेगरी में आने का अहल हो। नंबर 2 बात में ये होती है कि जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंट्री को, वो अमूमन कैटेगरी ए के प्लेयर होते हैं। हर जगह दुनिया में यही प्रैक्टिस की जाती है। तो अगर इस को देखा जाए तो सलमान अली आगा को कैटेगरी ए में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी आपके ख्याल में? सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट खेलता है। सलमान अली आगा ने ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, साउथ अफ्रीका में जाके जो हमने सीरीज खेली थी उसमें उन्होंने मैच जितवाए थे। सलमान अली आगा टेस्ट में हमारा रिलायबल बैटर है, हमेशा परफॉर्म करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ कंडीशन के अंदर जाकर भी वहाँ पर उन्हें रन करके दिए थे। सलमान अली आगा आपकी T20 टीम का कप्तान भी है। तो सलमान अली आगा की ए कैटेगरी में जगह क्यों नहीं बनती थी, जबकि इन्हीं पैरामीटर्स के मुताबिक पहले बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान ये इस कैटेगरी के मजे लूट चुके हैं। तो आपने हकदार का हक मारा और आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स को कैटेगरी से नीचे ले आए और आपने वो कैटेगरी खत्म कर दी, ताकि लोगों के जो सवालात आपके ऊपर जो उठते हैं वो इसलिए उठते हैं कि आपकी पॉलिसीज नाकिस हैं, उनके जवाब आपको एक कैटेगरी खत्म करनी। शायद आपने आगा की बात की, तो आगा उन्होंने कहा कि शायद अभी बहुत ज़्यादा न्यू है टीम में, अगर देखा जाए कंपैरेटिवली अदर प्लेयर्स, तो इस वजह से उनको एक कैटेगरी अभी नहीं दी गई, क्योंकि अगर एक कैटेगरी अगर उनको दी जाती तो फिर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी जैसे सीनियर प्लेयर जो है वो माइंड कर जाते। और शायद क्योंकि आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में इनको लेकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके बायकॉट किया था प्लेयर्स ने कि हम इन पर साइन नहीं करेंगे, तब भी मुआवजों की बात थी। तो अब अगर ये रिस्क लेता पीसीबी तो शायद खासा लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप के जो मामला थे उसकी तफसीलात हमने यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस वक्त भी शेयर की थी। उसमें मामला यह था कि एक तो जाहिर है कि इन प्लेयर्स ने जो है वर्ल्ड कप में जाने से पहले, यानी आप इन प्लेयर्स की जो ज़ाती दिलचस्पियां हैं उनका अंदाज़ा लगाएं, इन्होंने पाकिस्तान का बैज अपने सीने के ऊपर लगाया होता है और इन्होंने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था कि जब तक सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स इनके मर्जी के नहीं लिखे जाते उस वक्त तक हम इनके ऊपर साइन नहीं करेंगे। उसमें 2 क्लॉजेस थी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। एक ये थी कि पीसीबी जो रेवेन्यू कमाता है आईसीसी से, इन प्लेयर्स का ये ख्याल था और दुरुस्त ख्याल था कि आईसीसी का ये रेवेन्यू जो है ये पीसीबी को प्लेयर्स की वजह से मिलता है, तो प्लेयर्स का इसमें भी एक चंक होना चाहिए। नंबर 2 प्लेयर्स ये कहते थे कि जो सोशल मीडिया की अर्निंग्स हैं पीसीबी की, उसमें भी ज़ाहिर है इन प्लेयर्स की फुटेजेस ही इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें भी प्लेयर्स का जो चंक है वो होना चाहिए। तो बेसिक सैलरी के अलावा हर कैटेगरी के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स इसमें भी ऐड की। ये जो अभी आपको सैलरी नजर आ रही है 45 लाख हो गई है अब कैटेगरी बी की सैलरी बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की। 65 लाख पहले इनको अदा किए जा रहे थे कैटेगरी ए में, तो इसमें 30 लाख जो है ये इनकी बेसिक सैलरी है और बाकी जो 15 लाख है वो उनके जो रेवेन्यू है आईसीसी का। मैच फीस और अलाउंसेस इसके अलावा हैं। और मैच फीस की अगर हम बात करें तो टेस्ट मैच खेलने के तकरीबन 12 लाख से ज्यादा रुपए मिलते हैं एक टेस्ट मैच खेलने के, और 6 लाख रुपए जो है वो अदा किए जाते हैं ओडीआई के लिए, और 4 लाख समथिंग प्लस ये एक T20 मैच खेलने के लिए प्लेयर्स को अदा किए जाते हैं इस बेसिक सैलरी के अलावा। अलाउंसेस और बोनसेस वो भी इसके अलावा अलग हैं। तो जहाँ तक पैसे कमाने का ताल्लुक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अर्निंग्स का ताल्लुक है, तो उस हवाले से ये प्लेयर सेल्फ सफिशिएंट हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसी दो राय नहीं है कि इन प्लेयर्स को कोई इस किस्म का मसला हो जिस तरह बाकी खेलों के अंदर हम देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनको जितनी सहूलियात मिल रही हैं, जितने इंसेंटिव उनको मिल रहे हैं, इनकी हम अगर कंपैरिजन करें कारकर्दगी का बाकी स्पोर्ट्स के साथ, तो इसमें ये उनसे बहुत ही पीछे नजर आते हैं। जहाँ तक कैटेगरी सी और कैटेगरी डी का ताल्लुक है, तो कैटेगरी सी के प्लेयर को 20 लाख रुपए अदा किए जाएंगे, उस जिसमें 10 लाख जो है उनकी सैलरी है और 10 लाख जो है जो रेवेन्यू में उनका हिस्सा है, जबकि जो कैटेगरी डी का प्लेयर होगा उसको 12 लाख से कुछ जायद जो है वो अदा किए जाएंगे इनकी बेसिक सैलरी और मुआवजे के तौर पर। ठीक है जी, अब एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे हम शान वाले से। क्या टेस्ट मैचेस ना होने की वजह से शान मसूद को जनाब से डी कैटेगरी में रखा गया है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी, और वो कप्तान है रेड बॉल क्रिकेट के पाकिस्तान के, या शायद पीसीबी के नेक्स्ट प्लान्स में शान मसूद शामिल नहीं है, इस वजह से उनको डी कैटेगरी में ही रखा गया है, ऊपर प्रमोट नहीं किया गया? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। क्विकली जरा बात कर लेते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, ब्रेक पे जाने से पहले भी बात होती है। शान मसूद और साउथ शकील हैं जी सी कैटेगरी में और ये अच्छा खासा परफॉर्म करें। याद रहे आपको पीएसएल में इनकी टीम फाइनल में लाहौर कलंदर से हारी थी, तो अगर पीएसएल बेस्ड ये नेशनल टीम बना सकते हैं तो उस बेस में कैटेगरीज क्यों नहीं बनी। और शान मसूद एक मेजर हिट आप कह सकते हैं कि वो रेड बॉल के कप्तान है अभी तक। आगे आने वाली सीरीज में लेट्स सी क्या बनता है, पीसीबी के क्या प्लान्स हैं, माइक हैसन के क्या प्लान्स हैं, या फिर दीगर आकिब जावेद साहब इसमें मेजर रोल प्ले करेंगे। लेकिन अहमद सईद साहब, साउथ शकील तो अच्छा खासा परफॉर्म रेड बॉल वाइट बॉल क्रिकेट में आ गया, ओडीआईज में आ गया था, इसके बावजूद उसको सी कैटेगरी में रखा है। प्लस शान मसूद डी कैटेगरी, यार फॉर गॉड सेक। देखिए मेरा तो ख्याल है कि शान मसूद को खुद माजरत कर लेनी चाहिए कि मेरे ऊपर ये सामने फिर ना करें अगर आपने यही करना है। और शान मसूद जैसे भी हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कप्तान तो है ना इस वक्त, और ये वाली चीज़ें जो है वो इंडिकेशन होती हैं इस बात की कि आपकी प्रायोरिटीज़ कितनी हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से या ओडीआई क्रिकेट के हवाले से। ये भी तारीख में अमीन सईद साहब पहली दफ़ा हुआ होगा कि कप्तान जो है वो डी कैटेगरी में है। देखें, इनको जब शामिल किया गया था कैटेगरी बी के अंदर भी, तो उस वक्त भी ये साथ लिखा गया था कि ये सब्जेक्ट टू कैप्टनसी होंगे। और जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आपको मैचेस मिलेंगे ही नहीं और आप साल में 2 या 4 मैच आप खेलेंगे, तो जाहिर अब 1 महीना सिर्फ आप मसरूफ होंगे, उसके अलावा तो आपने कुछ भी नहीं करना है। तो फिर पीसीबी ने कहा कि क्यों अपना फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो उसको रिजर्व किया जाए, तो उनको जो है वो उन्हें बी से भी उठा के अब डी में रख दिया। और मेरा ख्याल है कि इस बार शायद ये लिखने की भी जहमत उन्होंने नहीं किया कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, क्योंकि शायद हो सकता है कि इनको कैप्टनसी से फारिग किया जाए या उनके प्लान का ये हिस्सा ना हो। इसमें देखिए जो साउथ शकील वाली बात आपने की है वो इस हवाले से भी ज़रा अजीब व गरीब मालूम होती है कि साउथ शकील अपने करियर के उस हिस्से में है कि जहाँ पर प्लेयर का करियर बिल्ड हो रहा होता है। साउथ शकील अभी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लंबा सर्व करेंगे इंशाल्लाह, और वो टैलेंटेड भी हैं, बासलाहियत हैं, पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2 बड़े इवेंट्स वो खेल चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी और जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का। और पाकिस्तान की जो ओडीआई की टीम है उसको देखकर भी, रिसोर्सेज को देखकर लगता है कि साउथ शकील को पाकिस्तान की ओडीआई टीम का हिस्सा भी होना चाहिए। और वो पाकिस्तान के अगर नायब कप्तान है टेस्ट के, तो फ्यूचर में जाहिर है वो कप्तानी के कंटेंडर होंगे पाकिस्तान के। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका जवाब तो कोई पीसीबी का जो वहाँ पर बैठे हुए हैं अरस्तु वही आकर दे सकते हैं। नुमान अली को भी उन्हें कैटेगरी सी में रखा हुआ, चले वो टेस्ट खेलते हैं, उनकी जो करियर है वो 1-2 साल ही मजीद खेल पाएंगे, लेकिन उनको आपने इस्तेमाल तो बहाल करना है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं कि आपका कितना यानी अब कितनी ये अजीब व गरीब सी बात है कि मोहम्मद हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसमें साथ में लिखा है कि फ्रेश टैलेंट लाइक हसन नवाज, मोहम्मद हारिस एंड सुफियान मुकीम। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि पीसीबी जो है वो यूथ को प्रमोट करने में दिलचस्पी रखता है। क्या सिर्फ यूथ होना ही इस बात की अलामत है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा? यानी मोहम्मद हारिस का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट में देख के ये लग रहा है कि आप साल में 1 इनिंग खेल दें और उसके बाद आप 12 महीने जो है वो पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट में रहें, क्योंकि आपके बारे में ये बातें की जाती हैं कि आप दलेर हैं, आप अजीब व गरीब किस्म के डिसीजन ले लेते हैं, बोल्ड किस्म के, आप मतलब खेलना आता नहीं है और वहाँ पर जो है वो पिच के ऊपर खड़े होकर जितनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का ये मुजाहरा करते हैं मोहम्मद हारिस। तो उनको इन प्लेयर्स के साथ जो हसन नवाज जो प्रूवन मैच विनर है, सुफियान मुकीम जब खिलाएं परफॉर्म करता है, इस कैटेगरी में लाकर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट दे देना मेरा ख्याल है ये उन प्लेयर के साथ भी ज्यादती है जिनके साथ इनको कंपेयर किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। आप थोड़ी सी क्विकली बात कर ली जाए, उनके जख्मों पे थोड़ा सा नमक छिड़का जाए। जो बाइकआउट की बातें करते थे और कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, एसीसी हमारे अंडर है, एसीसी को हम जो है हैंडल कर लेंगे, एशिया कप हम होने देंगे, इंडिया से एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे, हुआ भी तो इंडिया प्लस श्रीलंका कर लेंगे जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप होने, लेकिन इस टेरिटरी से बाहर नहीं जाने देंगे। बिल आखिर हुआ यह कि मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड लिया, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा ये कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मजीद जो आगे ओपोनेंट है साहब वो मजीद हल्के हैं कि वो इंडिया से भी भाग गए, लंका से भी भागे, यूएई पे एग्री करवा लिया गया, यूएई पे एशिया कप जो है उसका आगाज होना है। अब बाइकआउट की बात है, एक्स क्रिकेटर्स ने बड़े धमकियां दी कि पाकिस्तान के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे, इसका ही बाइकआउट कर देंगे, हम टूर्नामेंट का ही बाइकआउट कर देंगे। तो बिल आखिर इन सारी गीडर भक्तियों के बाद अब जो है इंडिया ने अपना 2025 एशिया कप का स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया, जिसकी कप्तानी जो है सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाइस कप्तान शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह अगेन है एशिया कप स्क्वाड में। एशिया कप फेवरेट लगता है अर्शदीप, अच्छा मेरा नहीं, वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था। वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह भी हैं। तो ये जो स्क्वाड अभी आया है, मेरा ख्याल
इंडिया का दी बेस्ट स्क्वाड आप इसे कह सकते हैं। वैसे तो एक लंबी लाइन लगी हुई, इंडिया के बेंच स्ट्रेंथ खासी तगड़ी है, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको वो वाइट बॉल क्रिकेट में ला सकते हैं। जैसे मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है वहीं तक कि वो अगर खेलेंगे तो ओडीआईज खेलेंगे और इसके साथ साथ टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, उन्होंने T20 फॉर्मेट नहीं खेला, तो उनको इसी वजह से इसमें भी शामिल नहीं किया। और एक दो ऋषभ पंत की बात करें, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया रेड बॉल क्रिकेट में, ओडीआईज भी वो खेलते, लेकिन T20 वो नहीं खेलते क्योंकि उनकी जगह नहीं बनी। इनके पास नया टैलेंट काफी हद तक मौजूद है, जिस तरह जितेश शर्मा है, शिवम दुबे की हमने बात की, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह जैसा प्लेयर जो है, संजू सैमसन। एक लंबी और टफ कंपटीशन है। वैसे अहमद साहब खासी मुश्किल होती होगी उनके स्ट्रक्चर्स को टीम बनाने में, खासतौर पर T20, क्योंकि आईपीएल में तो ये सारे परफॉर्म करते हैं। देखिए इंडिया की जो ऑन फील्ड आपको सिलेक्शन नजर आती हैं, जो उनके ऑन फील्ड डिसीजन नजर आते हैं, वो आपको सिंक्रोनाइज नजर आते हैं। उनमें आपको एक तरतीब नजर आती है, उनमें आपको एक प्लान नजर आता है। जो ऑफ फील्ड बातें जिनका तस्करा आप कर रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन जो इन्होंने टीम अनाउंस की है वो टीम तो यकीनन देख के लग रहा है कि आपको ऑन पेपर इस वक्त फेवरेट नजर आ रही है एशिया कप जीतने के लिए। और जो बात ऑन मेरिट कहनी चाहिए, हमें जाहिर है कि वही बात करनी चाहिए, क्योंकि हम इतना बड़ा दिल रखते हैं कि जहां पर तारीफ करनी हो वहां हम तारीफ कर देते हैं। इंडिया ने अपनी जो क्रिकेट के ऊपर काम किया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी टेस्ट टीम को अलग कर लिया है T20 टीम से। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर नजर नहीं आते हैं। यशस्वी जायसवाल के बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनकी इंक्लूजन हो जाएगी स्क्वाड के अंदर, लेकिन उन्होंने उनका भी रोल जो है वो डिफाइन किया। मोहम्मद सिराज का भी रोल जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया है और उसके ऊपर उन्होंने प्लेयर्स को, जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, तो इंडिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जरा आप निकाल के देखें, उसमें उन प्लेयर्स को फोकियत दी जाती है जो टेस्ट क्रिकेट में रेगुलर परफॉर्म करते हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने को मिलती भी है पूरा साल। जो ऑफ फील्ड बातें आपने की हैं, जाहिर उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आज ये डेवलपमेंट हुई है कि ओमान की टीम ने, पाकिस्तान के बारे में तो बात हो रही थी, ओमान की हॉकी टीम ने भी इंडिया आकर खेलने से अब इनकार कर दिया है। और जो इंडिया ने जो अपना एशियन जो काउंसिल है हॉकी की, उन्होंने जो एशिया कप का स्क्वाड, जो एशिया कप का जो अनाउंस किया स्केड्यूल, उसमें पाकिस्तान और ओमान दोनों शामिल नहीं हैं। तो न सिर्फ ये कि अब इंडिया टीमें जाकर खेलने से कतरा रही हैं, बल्कि इंडिया की जो बोर्ड्स हैं, जो उनके फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड्स हैं, जो उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये और ये ओमान और ये इस तरह कंट्रीज, यूएई जैसी कंट्रीज, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करता है इंडिया। तो वो वाली कंट्रीज जिनमें इंडिया इन्वेस्ट करता है वो भी अब इनके साथ आकर खेलने के लिए तैयार नहीं है, इनकी ऑफ द फील्ड हरकतों की वजह से। और जो बयान आपने अपने इनके साबिक क्रिकेटर के शेयर किए हैं, मैं सिर्फ इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो जितने भी साबिक क्रिकेटर है, इरफान पठान है, हरभजन सिंह हैं, केदार यादव को तो शायद कोई भी नहीं जानता, हम ही यहाँ नाम ले लेके उनको मशहूर कर जा रहे हैं, इन सारे प्लेयर्स को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एशिया कप होता है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच उसमें होता है, तो आप इतनी गैरत कीजिएगा कि आप वहां पर आकर फिर कमेंट्री करना शुरू कर दीजिएगा। फिर ये ना कीजिएगा कि आपको जब वहां पर ब्रॉडकास्टर आके बड़े बड़े पैसे आपको ऑफर करें, तो फिर वहां पर आपकी ये जो देशभक्ति है ये कहीं साइड पे खड़ी और आप जो है वो यहाँ पर या तो इस किस्म के नॉनसेंस बयान ना दिया करें, या फिर देख लिया करें कि आपको इसके बदले में क्या भुगतना। तो मैं देखूंगा, इंटरेस्टिंग बात होगी ये कि हरभजन सिंह और इरफान पठान जैसे प्लेयर जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं इसको कैंसिल करवाने के लिए, वो वहाँ पर हमें कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं देते। अच्छा, बहरहाल ये जो आपने केदार यादव की बात कर ली, यादव ने, इसके अलावा दीगर भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। इवन उनकी गवर्नमेंट के जो डायरेक्टली गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन उनके कारिंदे जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं बीसीसीआई को। लेकिन बीसीसीआई की मजबूरी है, वो आपको भी पता है, जिस तरह से हमने पिछले शोज में बात की कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो हैवी वाला जो उन्होंने सर पर डंडा मारा है इनके कि आप यहाँ से स्टेप बैक नहीं कर सकते। और ये आपको पता है 2036 ओलंपिक्स के लिए, 2036 के ओलंपिक्स के लिए ज़ाहिर है इंडिया जाना चाह रहा है, और उसके लिए अगर ये इस किस्म की हरकतें अभी करना शुरू हो जाते हैं, क्यों तो आईसीसी की तरह बाकी इदारों के अंदर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर तो उनकी उतनी से नहीं है जिस तरह से आईसीसी के अंदर। तो अगर ये इस तरह कि प्रेसिडेंट सेट करते हैं, इस तरह की मिसालें सेट करता है इंडिया का बोर्ड, इंडिया का मुल्क बतौर एक कंट्री अगर इस तरह की मिसालें सेट करता है, तो मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह की इंटरनेशनल अरीना के अंदर इनकी सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है इंडिया की बतौर नेशन, तो मुश्किल हो जाएगा ये सारे मामलात को हैंडल करना। इंडिया अब ज़ाहिर है उस फेज़ में आ चुका हुआ है कि जहाँ पर ये खेलें तब भी ये फंसते हैं, ये ना खेलें तब भी ये फंसते हैं, और ये सारा रिजल्ट जो है उनकी इन हरकतों की वजह से, और ये जो फॉर्मर क्रिकेटर बिठाए हुए हैं मीडिया के ऊपर जो बयान दागे जा रहे हैं मुस्तकिल, इनकी वजह से इनकी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। बिल्कुल ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है। स्क्वाड तो उनका अनाउंस हो गया, डेफिनेटली वो पाकिस्तान से खेलेंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान के खेले बगैर इनका गुजारा नहीं है। इतनी मर्जी गीडर भपकियां बना लें, मोहसिन नकवी साहब ने इनको तकनीक का नाच नचाया है, और यही स्टांस, यही स्टैंड हर चेयरमैन का होना चाहिए था माजी में भी, लेकिन देर आए दुरुस्त है, नकवी साहब ने स्टैंड लिया और बिलाखिर पाकिस्तान की जो से है वो पूरी दुनिया में मानी जा रही है। बहुत से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं इसमें। और अब तो बात अगेन वही हॉकी वाली कि दीगर ममालिक भी जो हैं वो कतरा रहे हैं भारत जाने से, क्योंकि भारत ने जिस तरह का बिहेव किया है वो आप सबके सामने आने वाले शोज में फर्दर भी इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।